एमजे चौधरी की बात से रूही काफी डर गई, तो उसने मन ही मन खुद से कहा, देख रूही, कुछ तो बोलना होगा, ऐसे चुप रहने से बात और बिगड़ जाएगी। जब रूही ने हिम्मत करके एमजे चौधरी से कहा, नहीं सर, ये सुसाइड केस नहीं, मर्डर है। कैसे? एमजे ने रूही से पूछा, जिसके जवाब में रूही कुछ कहती, इतने में विक्रांत बीच में बोलने लगा। तो विक्रांत को टोकते हुए एमजे ने कहा, मैंने तुमसे पूछा? सॉरी सर, विक्रांत ने माफी मांगते हुए कहा। जिसके बाद रूही थोड़ा सकपकाते हुए बोली, सर, जिस तरह संध्या राठी की बॉडी से चमड़ी उतारी गई, उसे देखकर लगता नहीं कि सुसाइड है, ये पॉसिबल ही नहीं। ओके, तुम सीआईए को लीड करने वाले, लेकिन याद रहे 15 दिन में केस सॉल्व हो जाना चाहिए, अदरवाइज अपना रेजिग्नेशन लेटर तैयार रखना। मैं सस्पेंड करूंगा तो तुम्हारे पिता को अच्छा नहीं लगेगा। एमजे चौधरी ने वार्न करते हुए क्लियर कर दिया, जिसे सुनकर विक्रांत कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन एमजे के हाई पोस्ट के चलते विक्रांत एक भी शब्द नहीं बोल पाया। फिर एमजे ने जाने का इशारा किया और वो लोग बाहर चल दिए। मिस्टर देवराय अपने बेटे के पास आकर कहते हैं, मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, अब जल्दी से काम पर लग जाओ, वक्त बहुत कम है। मिस्टर देवराय की इस बात पर विक्रांत ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर रूही से कहा, तुम सेटअप तैयार करो, तब तक मैं वाइबस कैफे जाता हूँ, शायद वहां कुछ मिल सकता है। यहीं से विक्रांत और रूही दोनों अलग अलग चल पड़े। विक्रांत ने जितना सोचा था उससे कई खतरनाक सीनियर ऑफिसर उसे देखने को मिले। 1 घंटे बाद विक्रांत की कार कैफे के बाहर जाकर रुकी। फिर विक्रांत तेजी से अंदर जाते ही काउंटर पर बोला, मैनेजर को बुलाओ। ये सुनकर रिसेप्शन पर खड़ी रिसेप्शनिस्ट ने कहा, जी कहिए क्या बात है, वो इस वक्त बिजी है, उसी को बुलाओ। इतना कहकर विक्रांत ने पुलिस का आईडी कार्ड दिखाया, जिसके अगले ही सेकंड रिसेप्शनिस्ट ने कहा, क्या सर आप भी फिर से आ गए, अभी 3 महीने पहले तो पेमेंट भिजवाई थी। ये सुनते ही विक्रांत का दिमाग खराब हो गया, तो उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, इधर आना। जैसे ही रिसेप्शनिस्ट पास आया, विक्रांत ने उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। रिसेप्शनिस्ट का कान सुन्न और गाल लाल हो गया। थप्पड़ की आवाज से कैफे में मौजूद लोगों की नजर विक्रांत पर आ गई, तो विक्रांत ने उस रिसेप्शनिस्ट के शर्ट के कॉलर को पकड़ते हुए समझाया, तेरे मैनेजर को बुला, अभी के अभी। जी 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 सर, उस रिसेप्शनिस्ट ने हड़बड़ाते हुए कहा। विक्रांत ने देखा कि कैफे में बैठे ज्यादातर कस्टमर उसी पर नजर गड़ाए थे। विक्रांत ने इशारा करके कहा, ऑर्डर लूं क्या? ये सुन के सब अपने अपने टेबल पर देखने लगे। फिर जैसे ही मैनेजर आया, विक्रांत ने उसको आते ही 2 थप्पड़ जोर से लगाए, जिसके बाद मैनेजर ने डरते हुए कहा, सर हुआ क्या है, यहाँ क्या चलाता है जो तुझे पुलिस वालों को पैसे देने पड़ते? विक्रांत ने मैनेजर से पूछा, पर वो डर के मारे कुछ नहीं बोल सका। तो विक्रांत ने कहा, मुझे संध्या राठी और जोसेफ की मेंबरशिप के बारे में जानना है, और तुम्हारे पास सच बताने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। विक्रांत की आंखों में गुस्सा था, लेकिन मैनेजर बात से अनजान बनते हुए बोला, कौन संध्या राठी? ये सुन के विक्रांत ने दोबारा से हाथ उठाने के लिए हाथ ऊपर किया, तो उस मैनेजर ने डरते डरते कहा, मारो नहीं, बताता हूँ सर, वो। इसके बाद विक्रांत सीसीटीवी रूम में गया और यहाँ बैठकर विक्रांत ने अच्छे से सीसीटीवी फुटेज चेक करना शुरू किया। तो पीछे खड़े मैनेजर ने कहा, सर ये मैम बहुत घमंडी थी, लेकिन जोसेफ सर अच्छे थे, वो बहुत अच्छे से बात किया करते थे। मैनेजर रुका, तो विक्रांत ने बोला, रुका किस लिए, बोलते जा, जब तक मैं चुप होने के लिए ना बोलूं। फिर मैनेजर जोसेफ और संध्या के बारे में बताने लगा। विक्रांत उसकी बात सुनता हुआ सीसीटीवी फुटेज देख रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ रोहित अपनी टीम के लोगों के साथ मिलकर सेटअप तैयार करने लगी। कोलायत पुलिस स्टेशन से 2 गली पीछे एक अपार्टमेंट में सीआईयू का सेटअप किया जा रहा था, जिसमें जरूरत की चीजें थी, लेकिन इस बिल्डिंग में कोई नहीं रहता था। सीआईयू के लिए ये परफेक्ट जगह होने वाली थी, और ना ही इस तरफ कोई ज्यादा आता जाता था। रूही के साथ एक लड़की और 2 पुलिस वाले भी मौजूद थे। ये चारों मिलकर कुछ चीजें सही से रख रहे थे। तो रूही ने अपने साइड में खड़ी लड़की से कहा, आद्या, अभी भी वक्त है, अगर तुम इस तरह के केस में ओके नहीं हो तो हमें बता सकती हो। आद्या, जिसका पूरा नाम है रेखा रंजन, लेकिन टीम के ज्यादातर लोग इसे आद्या ही कहते हैं। आद्या जो कि दिखने में जवान और खूबसूरत है। आद्या के गाउन का लीक है, उसे टोपी पहनने पर मजबूर कर देते हैं। आद्या ने रूही से कहा, मैं ठीक हूँ, इस तरह के केसेस में कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। आद्या की बात पर रूही ने हल्के से स्माइल पास करी, वापस से अपने काम में लग गई। सिर्फ रूही नई सीआईयू की यूनिट को एस्टेब्लिश करने में लगी है, वहीं दूसरी तरफ विक्रांत
अब भी सीसीटीवी चेक करता हुआ मैनेजर से पूछता है, अच्छा ये बता, तुम्हारी इस मेंबरशिप के क्या फायदे हैं? ये सवाल सुन के उस मैनेजर ने कहा, फायदा है ना सर, बहुत ज्यादा है। हमारी मेंबरशिप लेने के बाद आपके लिए एक रूम हर वक्त बुक रहता है, बिल्कुल आपके अपने घर जैसा। आपके साथ कोई आए जाए, कोई कुछ नहीं पूछेगा। और तो और, तभी उस मैनेजर ने इतना ही कहा था कि तभी विक्रांत ने उसकी तरफ आंखों में देख कर कहा, क्या लगता है मैं तेरे इस कैफे और बार की मेंबरशिप लेने में इंटरेस्टेड हूँ? और कैफे है तो तुम रूम सर्विस कैसे दे सकते हो? सर, कुछ वीआईपीस के लिए सुविधा अवेलेबल है, मैनेजर ने नजर झुकाकर कहा। मैनेजर शायद भूल चुका है कि ये जो उसके सामने बैठा है ये कोई कस्टमर नहीं बल्कि पुलिस वाला है। इसके सामने एक हद तक में ही खुला जाए, वरना फिर आ बैल मुझे मार वाली कहावत सच होती दिखाई देगी। विक्रांत ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा, फिर तो तुम्हारे पास जोसेफ और संध्या के साथ कौन आता था, इसका शायद ही कोई डेटा होगा। नहीं सर, सॉरी सर, अगर होता तो मैं आपको जरूर दिखाता, मैनेजर ने कहा। कि तभी विक्रांत की नजर फुटेज पर पड़ी। उसमें आगे एक लड़की आई जो जोसेफ और संध्या के साथ ही कैफे में एंटर हुई थी। उस अनजान लड़की को देखकर विक्रांत ने कहा, पॉज करके जूम करना जरा। ये सुनकर ऑपरेटर ने बिल्कुल वैसा ही करा, जिसके बाद विक्रांत ने उस लड़की की तरफ इशारा कर कहा, ये कौन है, कोई आइडिया है क्या? ये सवाल सुनकर मैनेजर ने नामे गर्दन हिलाई, जिसके बाद विक्रांत ने दोबारा से सवाल पूछा, ठीक से याद करने की कोशिश करो, या खुशी हो रही है गाल पर तो बता दो, अभी मिटा दो। नहीं सर, मुझे सच में याद नहीं, मैनेजर ने दबी आवाज में कहा। जिसके बाद में विक्रांत ने उस ऑपरेटर से आगे की सीसीटीवी प्ले करने को कहा और फिर मन ही मन सोचने लगा, इस लड़की से मिलना ही होगा। जिसके बाद विक्रांत ने आगे की सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसने देखा कि वो लड़की भी संध्या और जोसेफ के साथ बैठकर कॉफी पी रही और तीनों ही आपस में कुछ बात कर रहे। तो फिर विक्रांत ने उस ऑपरेटर से कहा, ये 15 मिनट की क्लिप मुझे सेंड कर दियो जरा। ये सुन के उसने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर संध्या सिंह के साथ वाली उस लड़की की वो 15 मिनट की सीसीटीवी क्लिप विक्रांत के साथ शेयर की। जिसके बाद विक्रांत ने कहा, ये मेंबरशिप किसके नाम पे थी और मोस्टली बिल पे कौन करता था? ये सवाल सुन के उस मैनेजर ने कहा, बिल तो मैम ही पे करती थी, सर को बिल पे करते मैंने कभी नहीं देखा। मैनेजर के इस जवाब से विक्रांत को काफी कुछ क्लियर हो गया था, तो उसने कहा, ओके थैंक्स, मैं वापस आऊंगा, मुझे इस बार पूरी रिपोर्ट चाहिए। ये लोग कब कब आए, कितना रुके, क्या कोई इनके साथ आया, सब कुछ एक फाइल में तैयार रखना, नहीं तो इस कैफे और बार का लाइसेंस रद्द करवाने में मैं एक दिन भी नहीं लगाऊंगा। ये सुन के उस मैनेजर ने कहा, जी सर, आपको फाइल तैयार मिलेगी, लेकिन प्लीज कोई एक्शन मत लेना, वरना हम सबकी नौकरी चली जाएगी। हाँ जोड़ता हूँ सर, प्लीज। ये सुन के विक्रांत ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर बाहर अपनी कार के पास आ गया। उसने सिद्धू को वो 15 मिनट की सीसीटीवी क्लिप सेंड की और फिर कार का गेट खोलते हुए सिद्धू को कॉल कर दिया। सिद्धू जो कि अभी भी पुलिस स्टेशन पहुंचा था, पर फिर जैसे ही सिद्धू ने कॉल अटेंड करते हुए सामने से कहा, हेलो, हाँ जी सर। हेलो सिद्धू, तुम आ गए? विक्रांत ने सिद्धू से कॉल पर पहला सवाल करते हुए पूछा, जिसके जवाब में सिद्धू ने हाँ कहा। तब विक्रांत ने आगे कहा, ओके, मैंने तुमको सीसीटीवी फुटेज की एक क्लिप सेंड की है, देखो और उसमें संध्या और जोसेफ के साथ जो लड़की है उसका पता लगाओ, और जब पता लग जाए तो उसे पुलिस स्टेशन ले आना, उससे कुछ काम की बातें करनी है। विक्रांत की बात सुनकर सिद्धू ने कहा, जी सर। उसके बाद विक्रांत ने कॉल काटा और कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया। तो वहीं दूसरी तरफ क्लेड बहुत ही ज्यादा परेशान और गुस्से में नजर आ रहा था। उसने अलीजा पर गुस्सा करते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था मैं इतने ज्यादा माल के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता, फिर भी तुमने मुझे अनसुना कर दिया। अब अगर वो ट्रक्स नेपाल बॉर्डर पर चेक हुआ तो पुलिस वाले उसे वहीं जमा कर लेंगे। फिर से बता रहा हूँ, 3000 करोड़ का नुकसान मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्लेड की धमकी से मिस अलीजा थोड़ा डर गई, बावजूद इसके उसने हिम्मत करके कहा, मिस्टर क्लेड, आप ज्यादा सोच रहे हैं, अभी नेपाल बॉर्डर तक माल को पहुंचाने में टाइम लगने वाला है, तब तक मैं कोई नई सेटिंग बिठा लूंगी, आप निश्चिंत रहें। ये सुनकर मिस्टर क्लेड ने दोबारा से गुस्से भरी आवाज में कहा, और अगर तुम कोई सेटिंग नहीं बिठा पाई तो फिर माल का क्या होगा? क्या मैं उसे बीच रास्ते में पड़ा रहने दूंगा? वो कोई लॉलीपॉप से भरे ट्रक नहीं जिन्हें कहीं भी किसी भी हाईवे के ढाबे पर खड़ा कर दूं। इतना कहते हुए मिस्टर क्लाइड ने अलीजा की आंखों में आंखें डाली, जोर से गुस्से भरी आवाज में पूछा, आ रहा है समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ। अलीजा ने घबराते हुए कहा। तो मिस्टर क्लाइड ने दोबारा से बात दोहराते हुए कहा, मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैं
1000 करोड़ का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल नहीं। क्लाइड की बातों से साफ पता चल रहा है कि वो अपने काम को लेकर कितना सीरियस है और इसके लिए पागल भी हो जाता था, बिल्कुल किसी साइको की तरह। क्लाइड की सांसें अटकी पड़ी थी। उसका माल निकल चुका है और नेपाल बॉर्डर पर इनका जो आदमी था वो अचानक लास्ट मिनट पर पीछे हट गया था, क्योंकि अगर ट्रक्स चेक होते तो पता लग जाता है कि उसमें क्या है और उससे पूरी दुनिया तबाह होने के कगार पर आ जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ विक्रांत की कार ऑफिस आकर रुकी और वो उतरा ही था कि तभी विक्रांत का फोन बजा। उसने देखा तो सिद्धू का कॉल था। ये देखकर विक्रांत ने कॉल अटेंड करते हुए कहा, हेलो हेलो सर, पता लग गया है, लड़की यही एक गर्ल्स पीजी में रहती है, उसका नाम सानवी है। मैं 2 लेडी कांस्टेबल के साथ निकल रहा हूँ, सिद्धू ने कहा। जिसे सुनकर विक्रांत ने कहा, ओके ध्यान से, और एक बात, उसे यही नए यूनिट के ऑफिस में ले आना है। जी सर, सिद्धू ने कहा। जिसके बाद विक्रांत ने कॉल कट करा और फिर अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ाए, जिसके बाद लिफ्ट ली और ऊपर यूनिट ऑफिस के अपार्टमेंट में पहुंच गया। विक्रांत को अपने सामने देखकर आद्या के चेहरे पर रंगत दौड़ आई। आद्या ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे विक्रांत सर अभी इतने भी आम से नहीं रहे कि इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़े। इन्हें झारखंड का सारा पुलिस डिपार्टमेंट अच्छे से जानता है। ये सुनकर रूही ने स्माइल पास करते हुए कहा, हाँ ये बात तो सच है। फिर विक्रांत ने गहरी सांस लेकर कहा, तो केस को लेकर किसी का कोई सवाल हो या सजेशन हो तो बता सकते हो। ये सुन के सभी टीम वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। वहीं दूसरी तरफ मिस अलीजा का शरीर डर के मारे पसीने से भीग रहा था, जबकि इस वक्त वो एसी वाले रूम में मौजूद थी, क्योंकि नेपाल बॉर्डर को क्रॉस करने की कोई सेटिंग नहीं हो पा रही है। तो अलीजा ने मन ही मन खुद से कहा, क्या करूं, किससे कांटेक्ट करूं, किससे, मुझे करना ही होगा हर हाल में। क्या करेगी अलीजा अब आगे? क्या वो लड़की संध्या और जोसेफ के बारे में कुछ बता पाएगी? वाकई में क्लाइड का सारा माल नेपाल बॉर्डर पर जब्त होने वाला है, या फिर क्लाइड कर देगा दुनिया तबाह? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।